हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, एक ओवरव्यू लेंगे कि थीरीज़ जो हैं वो होती क्या हैं आईआर की, या थीरीज़ जनरली हम पढ़ते क्यों हैं, क्यों पढ़नी चाहिए हमें। और जिस तरह हर डिसिप्लिन की कुछ थीरीज़ होती हैं, आईआर की भी कुछ थीरीज़ हैं। हमने पहले डिस्कस किया था कि थीरीज़ के बगैर कोई डिसिप्लिन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। अगर आपके पास थीरीज़ नहीं है तो आप जो है वो आपके पास वो लेंस ही नहीं है जिन क्वेश्चंस को आप पढ़ना चाहते हो, जिन क्वेश्चंस को आप समझना चाहते हो, उनके लिए आपको थीरीज़ डेवलप करनी पड़ेंगी। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि आईआर है क्या, ताकि हमें आइडिया हो कि हमारा सब्जेक्ट मैटर क्या है। जो हमारा सब्जेक्ट मैटर होगा, फिर बेसिकली हम उसी सब्जेक्ट मैटर की थीरीज या उसने जो क्वेश्चन रेज किए होंगे हम उसी को देख रहे होंगे। तो सिंपल अल्फाज में आईआर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? अगर मोस्ट बेसिक यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको डिफाइन करना पड़े आईआर, तो क्या बेसिकली जो स्टेट के इंटरेक्शंस होते हैं, ठीक है, स्टेट्स आपस में इंटरेक्ट कैसे करती हैं। फिर आप इसमें ग्रेजुअली ऐड करते जाते हो कि स्टेट के साथ नॉन स्टेट एक्टर्स भी होते हैं, उनके साथ कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी होती हैं, और सिर्फ स्टेट्स मैटर नहीं करती, स्टेट के साथ इंडिविजुअल भी मैटर करते हैं, लेकिन वो हमने ग्रेजुअली ऐड किए। आईआर को हमने कैसे डिफाइन किया है? तो मतलब है कि जो हमारा कोर क्वेश्चन है आईआर का, वो किस चीज़ को डील करता है? इंटरेक्शन को तो बाद में करता है, स्टेट्स। एग्जैक्टली। कोर जो है, जो फंडामेंटल कोर है आईआर की, आईआर का हर क्वेश्चन जो होगा वो एड्रेस कर रहा होगा किसी ना किसी स्टेट के इंटरेक्शन को या किसी ना किसी स्टेट के एस्पेक्ट को। एक डिस्टिंक्शन जो हम इसमें ड्रॉ करते हैं वो ये करते हैं कि हम कहते हैं जितने भी इंटरेक्शन स्टेट के अंदर हो रहे होते हैं विद इन स्टेट, उनको हम ट्रेडिशनली उन चीज़ों को हम पॉलिटिकल साइंस के परव्यू में पढ़ते हैं। और यही इंटरेक्शंस जब बाकी स्टेट्स के साथ हो रहे होते हैं तो हम इसको आईआर की डोमेन में पढ़ते हैं। जो चीज़ें, जो पॉलिटिक्स स्टेट के अंदर हो रही है वो पॉलिटिकल साइंस है, जो पॉलिटिक्स स्टेट के बीच में हो रही है, अमंग स्टेट्स हो रही है, वो इंटरनेशनल रिलेशन है। ये एक रफ डिस्टिंक्शन है जो ड्रॉ की जाती है। ऐसा होता नहीं है। और आहिस्ता आहिस्ता जब हम ये थीरीज पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे अब आईआर को भी इस चीज़ में इंटरेस्ट है कि इस स्टेट के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि जो स्टेट के अंदर हो रहा होता है वो किसी ना किसी तरीके से उस स्टेट को इफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। और अगर स्टेट इफेक्ट हो रही है तो उसका इंटरेक्शन इफेक्ट हो रहा है। तो जब हम इंटरेक्शन या सादा अल्फाज में स्टेट जो बातें करती है दूसरे स्टेट के साथ, उसको हम कहते हैं फॉरेन पॉलिसी। तो जब हम फॉरेन पॉलिसी को ट्रेस करते हैं कि स्टेट ने अपनी फॉरेन पॉलिसी ऐसी क्यों बनाई है इस स्टेट के साथ या किसी इशू पे, तो वापस स्टेट पे आते हैं हम। तो फिर हमें पता चलता है कि स्टेट के अंदर की कंपोजिशन, ठीक है, स्टेट के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज, स्टेट के अंदर ब्यूरोक्रेसी, स्टेट के अंदर पब्लिक ओपिनियन, स्टेट के अंदर इंडिविजुअल्स, इन सारों ने कैसे मिल के ये फॉरेन पॉलिसी डिवाइस की। कैसे, फॉर इंस्टेंस, अगर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी मुस्लिम कंट्रीज़ को लेके फ्रेंडली है या कोऑपरेटिव है, या पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव ये हैं कि हमने
मुस्लिम कंट्रीज से बड़े अच्छे रिलेशंस रखते हैं, बरादराना ताल्लुकात रखते हैं, जो आप सुनते रहते हैं टीवी पे। तो वो स्टेट कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है, यानी कोई ऐसा नहीं है कि जैसा साइंस में हम कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट करते हैं, कोई मशीन बनाते हैं और वो मशीन जो होती है उसमें कोई इमोशंस नहीं होते, कोई फीलिंग्स नहीं होती। स्टेट बेसिकली हम सब का, इंसानों का एक मजमूआ है, एक कलेक्टिव बॉडी है, और इसकी जो भी पॉलिसीज़ होती हैं, कंपोजिशन होती है, वो अल्टीमेटली इफ़ेक्ट करी होती है इसकी एक्सटर्नल पॉलिसीज़ को। तो बात हो रही है कि कोर जो है वो आईआर की स्टेट है, ठीक है। ट्रेडिशनल आईआर जो थी वो ज़्यादा फोकस यहाँ पे रखती थी, बाकी स्टेट्स के साथ जो इंटरेक्शन हो रहे हैं इधर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब वापस स्टेट के अंदर आना शुरू हो गई है। अपने जो उसके सवाल हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी फॉरेन पॉलिसी की, कि जिस वक्त फॉरेन पॉलिसी को हमने ट्रेस करना शुरू किया, आईआर में हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो ये होता है कि स्टेट जो है वो बिहेव कैसे करती है। हर स्टेट डिफरेंटली बिहेव करती है, डिफरेंट सर्कमस्टांसिस में, डिफरेंट एराज में उसके डिफरेंट बिहेवियर्स होते हैं। फॉरेन पॉलिसीज़ उसकी डिफरेंट होती हैं, पॉलिसीज़ उसकी डिफरेंट होती हैं। तो इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें फिर स्टेट के अंदर आना पड़ा, और वो जो एक आर्टिफिशियल बाउंड्री मैंने आपको बताई थी जिस वक्त ये डिसिप्लिन स्टार्ट हुआ था पॉलिटिकल साइंस और आईआर में, वो आर्टिफिशियल बाउंड्री जो है वो एक तरह से अब उसमें डिस्टिंक्शन करना वो मुमकिन नहीं रहा, वो बाउंड्री अब डाइल्यूट हो गई है, ठीक है। अब पॉलिटिकल साइंस, आईआर, ये सेम चीज़ें, ठीक है। गो के आईआर को इस चीज़ को रियलाइज़ करने में काफ़ी टाइम लगा, लेकिन अल्टीमेटली वो वापस अपने रूट्स पे आ गई। जब भी हम थीरीज स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हम जिस चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं या जिस चीज़ के बारे में जानना चाह रहे हैं वो चीज़ है क्या। तो वो चीज़ सादा अल्फाज में स्टेट है, और हम स्टेट बिहेवियर को जानना चाह रहे हैं कि स्टेट बिहेव कैसे करती है, हमें क्यों आईआर पढ़नी चाहिए या हम क्यों पढ़ते हैं आईआर। या अगर आप इसको आईआर को सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका मैं क्वेश्चन जो है वो और ज़्यादा आसान बना दूं और कह दूं कि हमारा क्या इंटरेस्ट है स्टेट को जानने में या स्टेट को पढ़ने में, या इसको और आपके लिए आसान बना दूं तो हम बेसिकली ये चाह रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंट हो भी तो हम पढ़ना चाहते हैं ना, हमारी लाइफ में, जिंदगियों में इसका कोई रोल होगा तो हम इसको पढ़ना चाहते हैं। मतलब हम लोग हर जो इंडिविजुअल है वो किस ना किसी कंट्री से बिलोंग करते हम्म हैं, वो स्टेट जो आइसोलेशन में तो नहीं रह सकती ना, हम्म वो ट्रेड के लिए इकोनॉमी वाइज या किसी भी तरीके से कुछ इंटरेक्ट करेगा, तो हम लोग लोगों की लाइफ को ऐसे देखने के लिए सही। और जी, हम्म कोई दुनिया में ऐसी जगह है या ऐसे इंसान आपको पता है दुनिया में कोई रहते हों और वो किसी स्टेट के अंडर ना आते हों, कोई ऐसी पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है? मैंने एक्सेप्शंस को छोड़ के, अमेज़न के दूर दराज के जंगलों में आप मुझे कहें या अंटार्कटिका में कहें, वहाँ पे कोई जंगल में लोग रहते हैं और वो कोई स्टेट, या दूसरे अल्फाज में मैं आपसे ये पूछूं, अगर हमारे सामने यहाँ पे वर्ल्ड मैप हो, मैं आपको मैप दिखाऊं और किसी भी हैबिटेबल जगह है जहाँ पे कोई रह सकता है और मैं दिखाऊं और आप लोगों से पूछूं कि इनमें से कोई ऐसी जगह है जो किसी स्टेट के अंडर नहीं आती, जो किसी स्टेट का पार्ट नहीं है।
99% जो पॉपुलेशन है दुनिया की ऑलमोस्ट, अगर उनको हम छोड़ दें जो एक्सेप्शन है बीच में से, तो वो स्टेट्स में रहती है, किसी ना किसी स्टेट में रहती है। लेकिन दुनिया के नक्शे पे कोई ऐसी जगह नहीं है, एक दो एक्सेप्शन छोड़ के, जो स्टेट ना हो। पूरी दुनिया इस वक्त स्टेट सिस्टम जिसको हम कहते हैं, मुख्तलिफ 200 प्लस स्टेट्स हैं। पूरी दुनिया इस वक्त पॉलिटिकली, जियोग्राफिकली डिवाइड हुई हुई है स्टेट्स में, और जितनी भी पॉपुलेशन है वो इन 200 प्लस रफली इन स्टेट्स के बीच में रहती है। तो कोई तो स्टेट में बात है कि पूरी दुनिया ने इस वक्त जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है या पॉलिटिकल सिस्टम है वो स्टेट अडॉप्ट कर लिया। एम्पायर्स अब कहीं भी नहीं रहे। पहले एम्पायर्स होते थे, अब नहीं है कहीं पे भी। अब अगर कुछ है तो वो स्टेट ही है, और वो भी मॉडर्न स्टेट, जिसको मॉडर्न स्टेट कहते हैं। तो पूरी दुनिया इस वक्त डिवाइड हुई हुई है इस स्टेट में, और हम इन्हीं स्टेट्स में रहते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी इंपॉर्टेंस ये होगी कि हम और बाकी इंसान सब स्टेट्स में रहते हैं। तो सिर्फ रहना तो इम्पोर्टेंट नहीं है कि स्टेट में रहने से कोई फंडामेंटली ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में जो स्टेट की तरफ से आती हैं, आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं जो स्टेट पूरा करती है। आपकी आइडेंटिटी सबसे पहले, आप दुनिया में अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करते हो जब जाते हो? अपनी नेशनैलिटी के तौर पे, ठीक है, इसलिए हमारी नेशन स्टेट्स है। और ये कितना ज़्यादा फ़र्क डाल देते हैं स्टेट्स जो है वो दुनिया में। इमेजिन करें कि एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लें कि एक घर में जो है वो दो बच्चे पैदा हुए हैं, ट्विन्स हुए हैं, ठीक है। एक बच्चा जो है वो पाकिस्तान में ही रह गया है, या पाकिस्तान नहीं कोई और मुल्क कर लें, एक जो है वो वेस्ट में चला गया, यूके में चला गया, ठीक है। दोनों की यानी ट्विन्स हैं, जेनेटिकली सेम है, दोनों की जो है वो मेंटल कैपेबिलिटी हम कह सकते हैं एक तरह से एक ही जैसी है, ज्यूम करते हैं हम, हर चीज़ है। लेकिन इन दोनों की लाइव्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाना है सिर्फ स्टेट चेंज कर देने से। जो बच्चा बाहर होगा, किसी और मुल्क में होगा, एग्जाम्पल के तौर पर यूके में होगा, उसकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, वो जो लाइफ एक्सपीरियंस करेगा, वो किसी शायद थर्ड वर्ल्ड में ना करे। तो सिर्फ स्टेट चेंज कर देने से आपकी लाइफ जो है वो बहुत इम्प्रूव भी हो सकती है और बहुत जो है वो डिग्रेड भी हो सकती है। तो स्टेट इतनी इम्पोर्टेंट है। इसमें फ़र्क आ गया तो आपकी ज़िंदगियां और आपके आने वालों की ज़िंदगियां और आपकी किस्मतें या बन जाएंगी या संवर जाएंगी या फिर के तबाह हो जाएंगी। लेकिन जो चीज़ आप कह रहे थे एक्सपेक्टेशंस में, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या होती है स्टेट से, कि स्टेट हमें क्या करेगी? सिक्योरिटी देगी। आपकी सिक्योरिटी की गारंटी जो है वो स्टेट लेती है, ठीक है। फिर हमारी एक्सपेक्टेशन है कि स्टेट हमें फ्रीडम देगी। आपके जितने भी ये अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन उठाएं और पढ़ें और देखें कि आपके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम टू मैन्यूवर, फ्रीडम टू
रिलीजन फ्रीडम, हाँ, हर चीज़ का, ठीक। तो वो स्टेट ने आपको गारंटी की है, ठीक। उसके अलावा और क्या करती है स्टेट? हाँ जी। स्टेट प्रोवाइड करती है। जो वीक स्टेट्स होती हैं, जिनको हम वीक स्टेट्स कहते हैं, या अगर आप इमेजिन करें अपनी लाइफ दुनिया में एक ऐसी जगह जहाँ पे स्टेट ना हो, या दूसरे अल्फाज में जहाँ पे लॉ ऑर्डर जस्टिस इसकी गारंटी ना हो, तो आपकी लाइफ जो है वो, जो आपने पढ़ा होगा, इसमें पढ़ा है ना स्टेट ऑफ नेचर में, स्टेट ऑफ नेचर याद है? हाँ जी। स्टेट ऑफ नेचर में लाइफ कैसे होती थी? वो क्यों ऐसी होती थी? वहाँ पे अल्टीमेट अथॉरिटी नहीं होती। तो स्टेट बेसिकली आपको ये जो सारा फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रही है अथॉरिटी का, इस अथॉरिटी से आपको बेशुमार फ़ायदे होते हैं। आपकी ज़िंदगियाँ, मेरी ज़िंदगी महफूज रहती है। कभी कोई इनजस्टिस होता है मेरे साथ, कोई मेरे साथ जो है वो मेरा बाइक लेके भाग जाता है, तो मेरे पास इंस्टीट्यूशन है, मैं जाके कंप्लेन कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, ठीक है, उसको रिड्रेस किया जाएगा। लेकिन इन सब के साथ साथ स्टेट और भी काम करती है। ये कुछ स्टेट के फंक्शंस हैं। तो हम आईआर में या स्टेट में इतने इंटरेस्टेड इसलिए हैं कि स्टेट कितने इम्पोर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है। वो फंक्शंस डायरेक्टली हमें इफेक्ट करते हैं। तो हमारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो मोस्टली इन्हीं चीज़ों से या इनसे रिलेटेड चीज़ों से मुतालिक होंगे। वो जैसे स्टेट का पहला काम है कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, लेकिन ये सिर्फ हमारी स्टेट का काम नहीं है। सब स्टेट्स जो होती हैं वो अपने सिटीजन्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं, ऐसा ही है। ये स्टेट ए है, ये अपने सिटीजन को सिक्योरिटी दे रही है। ये स्टेट बी है, ये अपने सिटीजन को सिक्योरिटी दे रही है। ये कोई और स्टेट है, इसका भी यही फंक्शन है। ये कोई और स्टेट है, इसका भी यही फंक्शन है। लेकिन ये फंक्शन परफॉर्म करते करते कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाती है। ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए इसने जो है वो आर्मी बनाई है, इसने वेपन्स इकट्ठे किए हैं, इसने जितना इससे पॉसिबल हो सकता था अपनी पावर को इसने इंक्रीज किया। लेकिन जैसे ही इसकी पावर इंक्रीज हुई है, ये वाली स्टेट जो है ये इनसिक्योर फील करना शुरू हो गई है। आपने अपने आप को जिस पर पावरफुल किया है, तो साथ वाली स्टेट आपसे इनसिक्योर होना शुरू हो गई। अब साथ वाली स्टेट ने अपने आप को और पावरफुल करना शुरू कर दिया, उससे साथ वाली स्टेट इनसिक्योर फील करना शुरू हो गई। तो बात हो रही थी सिक्योरिटी की, कि कैसे स्टेट अपने बेसिक फंक्शन जिस वक्त परफॉर्म कर रही होती है तो उससे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, और फिर उन्हीं इश्यूज को हम रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं या पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, या वो हमारे मेन क्वेश्चंस होते हैं हमारी फील्ड के। इस सब को क्या कहते हैं? आप जिस वक्त पावर इंक्रीज कर रहे होते हो, आपकी पावर इंक्रीज करने से साथ वाला इनसिक्योर फील कर रहा होता है, सिक्योरिटी डिलेमा। एग्जैक्टली। ये
IR का एक बहुत बड़ा कंसर्न है। सिक्योरिटी डायलेमा इसी चीज को कहते हैं कि आपकी सिक्योरिटी दूसरे के लिए इनसिक्योरिटी बन जाती है, ठीक है, और वो आपको फिर कंटिन्यूस एक जो है वो आर्म्स रेस में, पावर रेस में आप जो है वो चलना शुरू हो जाते हो, और इसका लॉजिकली कोई आपको हल नजर नहीं आ रहा होता। आपने सिक्योरिटी अपनी इंक्रीज की, साथ वाली स्टेट ने इंक्रीज की, उसके साथ वाली स्टेट ने इंक्रीज की, उसके साथ वाली ने की, आपने एक टैंक लिया, अगली स्टेट ने 2 ले लिए, आपने बैलिस्टिक मिसाइल बनाए, अगली ने जो है वो क्रूज मिसाइल बना लिया, आपने 5th जनरेशन क्या कहते हैं उसे, एरोप्लेन बनाए, अगले ने 6th जनरेशन बना लिया। ये यानी जो सिक्योरिटी डायलेमा है ये स्टेट के डीएनए में इनहेरेंट है, छुपा हुआ है। ये यानी कि जैसे कहते हैं ना किसी को किसी के डीएनए में ये चीज़ है, खराबी है। तो ये जो स्टेट्स बनी हुई है सिक्योरिटी के कंसेप्ट पे, ये जैसे ही हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करना शुरू करती हैं, कर हमें रही होती है सिक्योरिटी प्रोवाइड, लेकिन साथ वाली स्टेट, मतलब साथ वाली स्टेट के लोग, ठीक है, वो इनसिक्योर होना शुरू हो जाते हैं। फिर इसके साथ साथ और रिलेटेड चीज़ें जो हैं, जो IR थीरीज हैं, वो बेसिकली हमें इन इश्यूज के बारे में, इन सिक्योरिटी डायलेमास के बारे में, या ओवरऑल स्टेट बिहेवियर के बारे में हमें बता रही होती है कि स्टेट जो होती है वो इंटरनेशनल सिस्टम में बिहेव कैसे करती है। हम बेसिकली समझना चाह रहे हैं ना कि स्टेट का बिहेवियर कैसा है। स्टेट अगर वॉर करती हैं तो क्यों करती हैं, स्टेट अगर पीस चूज़ करती हैं तो वो क्यों चूज़ करती हैं, स्टेट अगर किसी दूसरी स्टेट के साथ कोऑपरेट करती हैं तो क्यों करती हैं, किन सर्कमस्टांसिस में करती हैं। तो जितना हमें स्टेट के बारे में पता होगा उतना बेहतर हम जो है वो स्टेट का बिहेवियर जज कर सकेंगे। तो IR बेसिकली, या IR की थीरीज बेसिकली हमें स्टेट के बिहेवियर के बारे में बता रही होती है। यानी हमारा क्वेश्चन सबसे बड़ा IR का यही है कि स्टेट बिहेवियर क्या है, स्टेट बिहेव कैसे करती हैं, और बजाय कि इस क्वेश्चन को हम रेंडमली समझने की कोशिश करें, हमें थीरीज की ज़रूरत होती है, हमें लेंस की ज़रूरत होती है। IR में जो अभी तक हमारे पास थीरीज हैं, कुछ जो हमारे पास थीरीज है अभी तक, जिनको हम IR की ट्रेडिशनल थीरीज कहते हैं। रियलिज्म है, लिबरलिज्म है, इंग्लिश स्कूल है, और इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी है। हर थीरी जो है वो किसी एक स्टेट फंक्शन पे फोकस कर रही होती है, या ट्रेडिशनल फोकस उसका, जिस तरह रियलिज्म का ट्रेडिशनल फोकस जो है वो सिक्योरिटी है। जितने भी सिक्योरिटी के, नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, वो रियलिज्म का फोकस है। रियलिज्म का फोकस आपकी और मेरी वेलफेयर नहीं है। रियलिज्म का सबसे पहला फोकस है कि आपको, मुझे, स्टेट को, नेशनल इंटरेस्ट को हमने सिक्योर कैसे करना, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेट की सोवरेनिटी, स्टेट की सिक्योरिटी। लिबरलिज्म जो है वो फोकस कर रही होती है फ्रीडम पे, कॉपरेशन पे, कि सिर्फ सिक्योरिटी मैटर नहीं करती, नेशनल इंटरेस्ट मैटर नहीं करता, वो भी ज़रूरी होता है, लेकिन उसके साथ साथ स्टेट्स जो है वो और फंक्शन भी परफॉर्म कर रही होती हैं, और वो फंक्शंस जो होते हैं वो आपकी और मेरे फ्रीडम में और ज़्यादा इजाफा करते हैं।
उनकी वजह से स्टेट्स आपस में कोऑपरेट भी कर रही होती हैं। जो पहला हमने सिनेरियो देखा था जिसमें हर स्टेट जो है वो जिसको पावर इंक्रीज करती है तो वो सिक्योरिटी डिलेमा का शिकार हो जाती है। तो ये कोऑपरेशन जो है जो लिबरल्स हमें बताते हैं ये उस सिक्योरिटी डिलेमा से हमें एक वे आउट प्रोवाइड करती है कि अगर हम कोऑपरेट करेंगे, अगर हम ट्रस्ट करेंगे, ठीक है, तो मुझे आपके वेपन से डरने की जरूरत नहीं है। बेसिक चीज बीच में कोऑपरेशन है, ट्रस्ट है। यूके जितना मर्जी जो है वो वेपन्स इकट्ठे कर ले या यूएसए जितना मर्जी कर ले, इन दोनों को एक दूसरे से कभी डर नहीं लगेगा। ऐसा है ना, कभी ये नहीं सोचेंगे कि कल जो है वो यूके वाले इतने ज़्यादा इनने जो है वो मिसाइल इकट्ठे कर लिए हैं, इनका क्या करेंगे। लेकिन हमें शायद लगे यूएसए के आर्सनल से डर, ये शायद किसी और मुल्क को लगे, चाइना को लगे। इसी तरह इंग्लिश स्कूल जो है वो लॉ पे, ऑर्डर पे, जस्टिस पे, इंटरनेशनल लॉ पे फोकस करती है। और फाइनली जो पॉलिटिकल इकॉनमी है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकॉनमी, उसका कंसर्न हमारी वेलफेयर से कि पॉलिटिक्स में सिर्फ सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट नहीं होती, पॉलिटिक्स में आपकी इकॉनमी जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आपकी डेवलपमेंट जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कोई स्टेट आपको प्रोटेक्ट कर रही है लेकिन आपकी वेलफेयर नहीं कर रही, ठीक है, तो फिर भी स्टेट पे क्वेश्चन रेज हो जाते हैं कि वो अच्छी स्टेट है या नहीं है। नॉर्थ कोरिया जो है फॉर एग्जांपल बड़ी अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है अपने सिटीजन्स को, लेकिन क्या वो फ्रीडम, क्या वो वेलफेयर भी प्रोवाइड कर रही है? तो आप यानी ये डिस्टिंक्शन करना शुरू हो जाते हो ना कि ये अच्छी स्टेट है या ये बुरी स्टेट है। तो इन सारी बातों का मकसद ये है कि हमने स्टार्ट किया था कि हमारा जो कोर है वो स्टेट है, और ये कोर्स आपने शायद पढ़ा हुआ होगा, एवोल्यूशन ऑफ स्टेट, पढ़ा है? उसमें हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि स्टेट इवॉल्व कैसे हुई है, लेकिन ये हम देख रहे हैं कि स्टेट के रोल, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और हमारी एक्सपेक्टेशन स्टेट से जो होती हैं ये इवॉल्व होती रहती हैं, ये चेंज होती रहती हैं, ठीक है। जब ये चेंज होती रहती हैं तो हमारे क्वेश्चन भी चेंज होते रहते हैं, हमारे इश्यूज भी चेंज होते रहते हैं। उन इश्यूज को डील करने के लिए हमारी फिर थीरीज भी चेंज होती रहती हैं, उनमें भी एवोल्यूशन होती है, ठीक है। अगर हमारा प्राइमरी कंसर्न सबका, आपका और मेरा, सिर्फ सिक्योरिटी होता कि मुझे और आपको सिर्फ सिक्योरिटी चाहिए, ठीक, तो हमारे लिए ये वाला पर्सपेक्टिव इनफ था, हमारे लिए ये थीरी इनफ थी कि हमें बेस्ट वे जो है वो क्या है, सिक्योर करने का, सिक्योरिटी देने का स्टेट के लिए, ठीक है। फिर कोई भी पॉलिसी आपकी स्टेट बनाती, कोई भी पॉलिसी, ठीक, फॉरेन पॉलिसी या डोमेस्टिक पॉलिसी, और आप उनसे पूछते कि ये पॉलिसी क्यों बनाई गई है, और वो कहते वो आपकी सिक्योरिटी के लिए। अभी भी आप ये टर्म सुनते होंगे, नेशनल इंटरेस्ट। कि ये नेशनल इंटरेस्ट में है, ये हम बाद में देखेंगे कि नेशनल इंटरेस्ट कितना ब्रॉड और कितना वेग कंसेप्ट होता है, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे या नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे बेशुमार पॉलिसीज जस्टिफाई कर दी जाती हैं, और हम यकीन करते हैं, हम मानते हैं, क्योंकि हमें सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है।
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो रही है। अब हम कहते हैं कि सिर्फ सिक्योरिटी हमें नहीं चाहिए, कि नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे जो पॉलिसीज़ बनी हुई हैं सिर्फ हमें ये नहीं चाहिए, इनके साथ साथ ये चीज़ें भी हमें चाहिए। क्योंकि हम जिस दुनिया में रहते हैं, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रहते हैं, हमें पूरी दुनिया नज़र आ रही होती है। हम सबकॉन्शियसली कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि मेरे पास क्या चीज़ है, कौन सी मेरे पास जो है वो फ्रीडम दें, मेरे मुल्क में कितनी डेवलपमेंट है, वेलफेयर है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बाहर किसी मुल्क में वेस्टर्न कंट्रीज़ में कितनी है। ठीक है, सोच रहे होते हैं हम सबकॉन्शियसली कि वो भी तो स्टेट्स हैं, वो भी तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं, लेकिन सिक्योरिटी के साथ साथ बाकी चीज़ें भी प्रोवाइड करती हैं। तो हमारी एक्सपेक्टेशन जो है वो रेज हो जाती है। इसलिए ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रहना जो है वो ब्लेसिंग भी है और कर्स भी है। आप कंपैरिजन में पड़ जाती है, और ये हर चीज़ में होता है। सिर्फ ये तो बहुत बड़ी एग्जांपल है ना, इवन आप लाइफ स्टाइल के कंपैरिजन करना शुरू हो जाते हैं। आपके इंस्टाग्राम स्ट्रीम पे चीज़ें चल रही होती हैं, जो लोग आ रहे होते हैं, जो मॉडल्स या इन्फ्लुएंसर्स या जो कोई भी जिनकी प्रोफाइल्स आ रही होती हैं, वो आपके शायद कल्चर के, आपके मुल्क के होते भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप उनके साथ कंपैरिजन कर रहे होते हैं। ठीक है, देख रहे होते हैं। तो हम सबकॉन्शियसली एक इस दौड़ में लगे हुए। ठीक है, हम इंसान जो है वो इम्यूलेट करता है, कॉपी करता है जिसको वो अच्छा समझता है उसकी चीज़ों को, वो ड्रेसिंग में हो, वो कल्चर में हो, वो बातचीत में हो, या वो इवन स्टेट में हो कि स्टेट क्या प्रोवाइड करता है। तो स्टेट का कंसेप्ट कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, और उसके इवॉल्व होने के साथ साथ हमारा डिसिप्लिन इवॉल्व हो रहा है। हमारा डिसिप्लिन इवॉल्व हो रहा है, मतलब कि जितनी भी थीरीज हैं ये सिर्फ चंद थीरीज हैं जो शुरू की हैं, मैंने आपको बताई है। इसके अलावा और भी कुछ क्रिटिकल थीरीज हैं, कुछ नई थीरीज हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट, वो भी हम देखेंगे। लेकिन सिर्फ एक आपको एक ओवरव्यू देने के लिए कि हमारा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, हम किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, वो चीज़ कितने इश्यूज रेज करती है। ठीक है, और फिर कैसे थीरीज आके उन इश्यूज को एड्रेस करने की कोशिश करती है, या उन इश्यूज को हमें समझाने की बेहतर अंदाज में कोशिश करती है। तो ये तो आईआर का एक जनरल वो थी, ओवरलुक था, ओवरव्यू था, सॉरी। लेकिन अभी तक आपके जहनों में एक क्वेश्चन होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए? कि इतनी सारी जो बातें मैंने की हैं, और इन सारी बातों में मैंने इतनी दफ़ा वर्ड यूज़ किया है थीरीज़ का, तो मैंने कहा है कि ये आपको जो है वो चीज़ें रिजॉल्व करके देंगी, आपको ये चीज़ें सॉल्व करके देंगी। ठीक, तो बेसिकली थीरीज़ जो होती हैं ये होती क्या हैं? इनको थीरीज़ भी कहते हैं, इनको पर्सपेक्टिव्स भी कहते हैं। हाइपोथेसिस थ्योरी की फर्स्ट स्टेज में होता है। हाइपोथेसिस फिर आगे जाके जो है वो थ्योरी बन सकता है। ठीक है, इनको ट्रेडिशंस भी कहते हैं, इनको अप्रोचेस भी कहते हैं। तो मुख्तलिफ नाम हैं। ठीक है, अगर आपको कोई कहे कि आई आर ट्रेडिशंस क्या हैं, ठीक है, या कोई कहे कि आई आर अप्रोचेस क्या हैं आई आर की, या पर्सपेक्टिव्स क्या हैं आई आर की, या थीरीज क्या हैं आई आर की,
तो सारी बेसिकली एक ही चीज़ें हैं। तो ये सारे तो बाकी डिफरेंट नाम हैं, जो टेक्निकल इसके बीच में टर्म है वो ये है कि जब भी आप कंफ्यूज हो जाओ तो कहो थीरीज के बारे में पूछते हैं तो कि हाँ थीरीज। तो असल चीज़ है थीरीज की, थीरीज क्या होती है या थीरीज का फंक्शन क्या होता है, थीरीज के करती क्या है थीरीज। क्या करती हैं, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं। हम्म हम्म कुछ कुछ आप जा रही हैं पास, कम्प्लेक्स सिचुएशन को सॉल्व करना। हमारी जो सोशल वर्ड है ये बहुत कम्प्लेक्स है, ठीक है। नेचुरल वर्ड भी कम्प्लेक्स है, लेकिन पिछले 300-400 सालों में हमने नेचुरल वर्ड को समझने की कोशिश की है और साइंस जो है वो काफ़ी इसमें सक्सेसफुल रही है। उसने हमें समझाया है कि दुनिया कैसे काम करती है, सोलर सिस्टम कैसे काम करता है, आपके वेदर जो होते हैं ये कैसे चेंज होते हैं, इसके पीछे क्या पैटर्न होता है, ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं, हमारी जो फिजिक है, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, हमारी जो बॉडी है वो कैसे फंक्शन करती है। ये सारी चीज़ें हमने पिछले 300-400 सालों में जो है वो समझी हैं और इसमें साइंस ने बहुत हमें हेल्प की है सारी चीज़ों को समझने में। लेकिन साथ साथ हमारी सोशल वर्ड जो है उसको भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और जिस सोशल वर्ड को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वो सारी वो है जो अभी मैंने आपको बताई है, स्टेट्स के रिलेटेड। तो कम्प्लेक्सिटी बहुत है दुनिया में। इंसान अगर बिहेव करते हैं तो ऐसा बिहेव क्यों करते हैं, यानी इंसान सिंगल इंडिविजुअल या ग्रुप्स में या पॉलिटिकल पार्टीज की सूरत में या स्टेट्स की सूरत में, बेसिकली ये सब चीज़ें जो हैं ये इंसानों के मुख्तलिफ ग्रुप्स का नाम है। स्टेट भी इंसानों का एक ग्रुप ही है। स्टेट की अनलेस आप जो बाउंड्री है, जो जिसको आप बॉर्डर कहते हो, उस पे अगर आप दीवार ना बनाओ तो ना करो तो फिजिकली वो स्टेट बेसिकली वो सोशल आपका जो कंस्ट्रक्शन है इंसानों ने मिल के बनाई हुई है वही है। यानी वो मैप पे आपको बॉर्डर नज़र आ रहे होते हैं लेकिन वो फिजिकल बॉर्डर होते नहीं। अगर आप खाली गूगल व्यू से जो है वो कभी आपने इमेज देखी हो कि दुनिया की पॉपुलेशन कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, किन किन सिटीज़ में ज़्यादा पॉपुलेशन है, किन में कम पॉपुलेशन है, तो वो तस्वीर आप ऊपर से देख रहे हो तो आपको कहीं पे भी बॉर्डर नज़र नहीं आ रहे होंगे, इंसान ही इंसान नज़र आ रहे होंगे। तो बेसिकली स्टेट जो है वो एक सोशल ग्रुपिंग का नाम है। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि सोशल वर्ड का, कि इंसान एज इंडिविजुअल अकेला और इंसान जब मुख्तलिफ ग्रुप्स में होता है, वो अपने क्लास फेलोज के साथ होता है, वो अपने कल्चरल किसी ग्रुप के साथ होता है, वो अपनी किसी बरादरी के साथ होता है, वो अपने किसी हम मज़हब लोगों के साथ होता है, ठीक है। वो जब मिल के बिहेव करता है कलेक्टिवली या इंडिविजुअली तो कैसे बिहेव करता है। मोस्टली सोशल साइंसेज जो है वो यही समझने की कोशिश कर रही है और थ्योरी इसमें हमें हेल्पफुल होती है कि थ्योरी हमें इस कम्प्लेक्स वर्ड को सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश करती है। जहाँ पे वो सिंप्लीफाई करके हमें बताने की कोशिश करती है वो बेसिकली हमें उस सोशल फिनोमिना को
एक्सप्लेन कर रही होती है। आप दुनिया की हिस्ट्री उठा के पढ़ें और आपको नज़र आए कि दुनिया में ग्रीक से लेके आज तक जो है वो हिस्ट्री में जंगें हो रही हैं, वॉर्स हो रही हैं। तो आप ग्रीक वॉर से लेके आज की मॉडर्न वॉर्स तक सारा लिटरेचर पढ़ लें, आपको एक एक वॉर का पता हो कि पेलोपोनेशियन वॉर जो थी वो कहाँ पे हुई थी, रोमन वॉर्स किधर हुई थी, जो यूरोपियन वॉर्स थी वो कहाँ हुई थी, कितनी कैजुअलिटीज़ हुई थी, कौन कौन इन्वॉल्व था, वो सारा नॉलेज आपका उस वक्त तक किसी काम का नहीं है आईआर में, जिस वक्त तक आप ये ना बता सको कि वो वॉर हुई क्यों थी। तो पावर भी एक थ्योरी है। तो बेसिकली मैं आपको ये बता रहा था कि जो कम्प्लेक्स सोशल वर्ड होती है थ्योरीज उसको सिंप्लीफाई करती हैं। तो मैंने सारा लिटरेचर उठा के पिछले 3000 साल का पढ़ा, मुझे सिर्फ और सिर्फ वॉर नज़र आई और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये वॉर्स क्यों हो रही हैं, जंगें क्यों हो रही हैं, लोग क्यों लड़ रहे हैं। और आप आए और आपने मुझे बताया कि सर ये बेसिकली पावर स्ट्रगल। और कितना मेरे लिए सिंप्लीफाई हो गया। मेरे लिए आसानी हो गई ना ये समझने में कि ये कन्फ्लिक्ट क्यों हो रही है। ठीक, तो अब पावर स्ट्रगल की जो भी थ्योरी हो आप उसे जैसे भी डिफाइन करो, आगे हम देखेंगे कि थ्योरीज के एलिमेंट्स क्या होते हैं, थ्योरी में क्या क्या होना चाहिए, लेकिन आपने एटलीस्ट मेरा काम आसान कर दिया और बाकी लोगों का काम आसान कर दिया। तो थ्योरी ये करती है, आपको कम्प्लेक्स वर्ड में आपको एक ऐसी एक्सप्लेनेशन देती है जो आपको बताती है कि ये क्यों हुआ था। कि वॉर क्यों हुई थी, बेसिकली पावर स्ट्रगल थी। और इस एक्सप्लेनेशन के साथ साथ वो थोड़ी सी प्रिडिक्शन भी कर देती है। एक तो उसने सिंप्लीफाई कर दिया आपके लिए काम, दूसरा उसने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो जब एक्सप्लेन किया और जो उसने रीजन दी पावर की, तो वो एक तरह से वो प्रिडिक्शन भी है कि नेक्स्ट टाइम आप कहीं पे आपको नजर आ रही होगी कि पावर स्ट्रगल हो रही है, तो आप कहोगे कि यहाँ पे वॉर हो सकती है। तो आईआर की थीरीज क्या करती है? आईआर की थीरीज आपकी जितनी भी कम्प्लेक्स वर्ड है उसको सिंप्लीफाई करती है। ठीक है, सिंप्लीफाई करके आपको किसी ना किसी फिनोमिना की जिस पे वो फोकस कर रही है, ठीक है, कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन देती है। तो हर आईआर की थ्योरी बेसिकली स्टेट बिहेवियर को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही होती है। वो ये बता रही होती है कि स्टेट बिहेव ऐसा करती है तो क्यों करती है, ठीक है, या स्टेट को ऐसा बिहेव क्यों करना चाहिए। तो इसलिए थीरीज जो होती हैं वो बहुत हेल्पफुल होती हैं। हमारे पास सोशल साइंसेज में थीरीज ही हो सकती हैं, लॉज नहीं हो सकते। थीरीज से नेक्स्ट स्टेप जो है, अगर हम लॉजिकली देखें, आपने हाइपोथेसिस का नाम लिया था, हाइपोथेसिस से थ्योरी और थ्योरी से लॉ बनते हैं। ठीक, सोशल साइंसेस सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर सकती है। लॉज जो होते हैं वो नेचुरल साइंसेस में होते हैं।
क्योंकि नेचुरल साइंसेज में आपने एक दफ़ा एक पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया, आपने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव करता है अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस, तो वो आज से 500 साल बाद भी वैसा ही बिहेव करेगा उस सर्कमस्टांसिस में। आज से 500 साल पहले भी वो वैसे ही बिहेव कर रहा होगा। आपने एक दफ़ा देख लिया, ये समझ लिया कि सोलर सिस्टम कैसे काम करता है, तो वो पिछले 5000 साल से भी वैसे ही काम कर रहा है, शायद अगले 5000 साल भी वैसे ही काम करता रहे। आपने एक दफ़ा डिस्कवर कर लिया कोई पैटर्न, वो वैसा ही रहेगा। आप उस पर सेफली जो है वो कोई लॉ कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, बना सकते हो, लॉ का स्टेटस उस चीज़ को, उस थ्योरी को दे सकते हो। हमारी सोशल वर्ल्ड जो होती है बहुत कम्प्लेक्स होती है। मैंने एक दफ़ा पता चलाया या एग्जामिन किया, ये थ्योरी बनाई कि आप कैसा बिहेव करते हो क्लास में। जिस दिन धूप होती है सर्दियों में, उस दिन आपका इंटरेस्ट बहुत होता है क्लास में, ठीक है। मैं इस पर थ्योरी नहीं बना सकता, लॉ नहीं बना सकता। अगले दिन क्या पता धूप हो लेकिन आपका इंटरेस्ट ना हो क्लास में, आप नीचे बैठे हुए हो रूम में। तो इंसान का बिहेवियर क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल है, ऐसा नहीं है कि आपने एक दफ़ा उसे सीटी स्कैन मशीन में डाला, उसकी सारी सोचें आपने रीड की और उसके बाद आपने जो है उस पर कोई थ्योरी और लॉज बना दिए और ये कहा कि ये नेक्स्ट हमेशा अगले 500 साल ऐसा ही बिहेव करता रहेगा। तो इंसानों के साथ ये कम्प्लेक्सिटी है, और जो सब्जेक्ट्स इंसानों को डील करते हैं वो इसीलिए यहाँ तक अक्सर महदूद रहते हैं। इसीलिए उनका नॉलेज जो होता है वो हतमी नहीं होता, उसमें हमेशा ये गुंजाइश होती है कि हम उसे चैलेंज कर सकते हैं, हम उसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हम उसकी वीकनेस जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो थीरीज ने आपकी जो लाइफ है वो आसान बना दी। एक अच्छी थ्योरी के एक अच्छी थ्योरी के क्या एलिमेंट्स होते हैं या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए? क्या एक अच्छी थ्योरी किन चीज़ों से मिलकर बनती है, या एक अच्छी थ्योरी में क्या चीज़ें होनी चाहिए? हर थ्योरी में, जो सोशल साइंसेज की थ्योरी होगी, आपको कुछ ऐसी कोर नज़र आएगी, ऐसी अजम्पशंस नज़र आएंगी जो टेस्टेबल नहीं होंगी। हर थ्योरी किसी न किसी अजम्पशन पे खड़ी हुई भी होती है, और वो अजम्पशन हर दफ़ा अगेन टेस्टेबल नहीं होती। ऐसा नहीं है कि वो कुछ साइंटिफिक अजम्पशंस हैं, आपने उनको टेस्ट किया, ठीक है। हर थ्योरी के अंदर एक फिलोसॉफिकल कोर होगी, एक एलिमेंट होगा, वो अजम्पशंस होंगी उसकी, ठीक है। और वो अजम्पशंस, फॉर एग्जांपल अगर हम आईआर की थ्योरी लें, रियलिज्म को ही ले लें, तो जो क्लासिकल रियलिज्म है वो इस अजम्पशन पे खड़ी है कि ह्यूमन नेचर जो है वो ईवल होती है। आपको शायद ऐसे ह्यूमन बीइंग्स मिल जाएं
ऐसे इंस्टेंसेस नज़र आ जाएं जहाँ पे आप कहो कि वाकई ह्यूमन नेचर जो है वो ईवल है। आप कहो कि जिस वक्त स्टेट नहीं होती, कोई ऊपर अथॉरिटी नहीं होती, कोई रूल नहीं होता, उस वक्त आप देखो कि ह्यूमन नेचर कैसी होती है। अगर ह्यूमन अच्छा बिहेव कर रहे हैं तो वो इसलिए कर रहे हैं कि उनको डर है किसी लॉ का, किसी अथॉरिटी का। लेकिन आपको ऐसे इंसान भी मिल जाएंगे, ऐसे इंस्टेंसेस भी मिल जाएंगे जहाँ पे किसी डर के बगैर इंसान जो है वो अच्छे काम करेंगे, ठीक है, वो ईवल नहीं होंगे। तो हर थ्योरी जो है उसके अंदर एक ऐसी कोर होती है जिसको आप सब्सटेंशिएट नहीं कर सकते, जिसको आप प्रूव नहीं कर सकते, या वो पहले स्टेप्स होते हैं, वो फाउंडेशन होती है जिसके ऊपर वो थ्योरी खड़ी होती है, ठीक है। और ये जो फिलोसॉफिकल कोर होती है ये हर दफ़ा ऑब्वियसली नहीं होती। ऐसा नहीं है कि थ्योरी स्टार्ट हुई है और उस थ्योरिटिशियन ने ये कहा कि ये मेरी फिलोसॉफिकल अजम्पशन है। अक्सर ये होती है कि ये थ्योरीज के बीच में ढूंढनी पड़ती हैं, छुपी हुई होती हैं। और अगर आपने किसी थ्योरी को कभी क्रिटिसाइज करना है या उसकी स्ट्रेंथ्स देखनी है तो ये देखना है कि इसकी जो फिलोसॉफिकल अजम्पशंस हैं वो कितनी ऑब्वियस हैं या कितनी छुपी हुई हैं या क्या हैं, जो बंदा थ्योरी दे रहा है उसको पता भी है इन अजम्पशंस का या नहीं। सेकंड जो हमने डिस्कस किया ऑलरेडी, एक्सप्लेनेशन। जितने भी अजम्पशंस हैं आपकी, जो आपने अजम्पशंस बनाई हैं थ्योरी में हैं, ये हम उस वक्त तक इसको एक्सेप्ट करेंगे जिस वक्त तक इनकी मदद से कोई चीज़ हमें एक्सप्लेन हो रही है। अगर आपने कहा कि ह्यूमन नेचर इवल होती है और उसकी मदद से आपने हमें वॉर्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, ठीक है, तो फिर बात ठीक है। हमारे पास एटलीस्ट एक्सप्लेनेशन तो है ना कि वॉर्स क्यों होती हैं, ठीक है। आपने कहा पावर स्ट्रगल के लिए होती हैं, किसी ने कहा पावर स्ट्रगल नहीं, ह्यूमन नेचर ही इवल होती है, ठीक है। तो वो अजम्पशन हमें एक्सप्लेनेशन में मदद कर रही है। तो थ्योरी का फंक्शन जो सबसे बड़ा होता है वो एक्सप्लेनेशन ही होता है, कि वो चीज़ों को सिंप्लीफाई करके हमें एक्सप्लेन करती है। और एक अच्छी थ्योरी वो भी होती है जिसको आप इवेल्युएट कर सको, ठीक है, जिसको आप टेस्ट कर सको। अगर आप थ्योरी को टेस्ट नहीं कर सकोगे, वो जितनी मर्जी अच्छी थ्योरी होगी लेकिन वो टेस्टेबल नहीं है, हमारे किसी काम की नहीं है। अगर हम कहें कि स्टेट्स जिन हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस में वजूद में आती हैं, ठीक है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है उनकी करंट डेवलपमेंट का। अगर हम ये एक थ्योरी दें, फर्ज करें कि मैं कहूँ कि अगर कोई स्टेट आज डिवेल्प है या कोई स्टेट अंडर डिवेल्प है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली रिलेट करती है इस चीज़ से कि वो स्टेट
किन हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसिस में वजूद में आई है। ठीक, दूसरे अल्फाज में मैं कहूँ कि आपकी हिस्ट्री आपकी डेवलपमेंट को कॉज करती है, डिटरमिन करती है। लॉजिकली अच्छी लग रही है ना, इंट्यूटिव लग रही है ना ये बात, ऐसा हो सकता है ना। ठीक है कि आपकी डेवलपमेंट जो है मुल्क की वो डिपेंड कर रही है कि आपकी एवोल्यूशन क्या, किन सर्कमस्टांसिस में आपका मुल्क बना था। जिस वक्त बना था उस वक्त कितने रिसोर्सेज थे, जिस वक्त बना था उस वक्त कितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी, जिस वक्त बना था उस वक्त कितने एक्सपर्ट्स थे। ठीक है, और वो क्या उसने किसी कोई जंग लड़ के आज़ादी हासिल की थी या उसको वैसे ही ग्रांट कर दी गई थी। ठीक? ये सारी चीज़ें आपकी हिस्ट्री मैटर करती है ना डेवलपमेंट में। कितनी अच्छी थीरी है, आप लोग एक्सेप्ट भी करने को तैयार हो गए, लॉजिकल थीरी है। दूसरे अल्फाज में मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी जो बच्चा होता है उसकी डेवलपमेंट यानी उसका ब्रॉट अप कैसे होता है, किस फैमिली में होता है, ये डिटरमिन करता है कि वो आगे जाके कौन सा कैरियर चूज करता है। दो दो पैरेलल थीरीज हैं, एक मैंने इंडिविजुअल पे अप्लाई कर दिया, एक मैंने स्टेट पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, मैंने आपको कहा कि एक चाइल्ड बड़े होके बच्चा 20, 22, 25 साल की उम्र में जो अपना कैरियर चूज करता है, वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वैसे ही घूमेगा सड़कों पे, कुछ भी नहीं करेगा, हिप्पी बनेगा। ये डायरेक्टली रिलेट करता है कि उसकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, जो उसके पहले 10-15 साल हैं वो कैसे गुजरे, किस फैमिली में गुजरे। ये भी अच्छी थ्योरी है, लेकिन इन थ्योरीज के साथ मसला ये है कि ये थ्योरीज वेरीफाई नहीं हो सकती, इनको इवेल्युएट नहीं कर सकते हैं अच्छी। ठीक है, इसको अगर हमने इवेल्युएट करना हो तो फिर हम 100 रिसर्चर्स को 100 बच्चों के साथ छोड़ दें। ठीक है, और वो 10-15 साल उन्हें ऑब्जर्व करते रहें जैसे जिन फैमिलीज में बड़े हो रहे हैं, और उसके बाद फिर देखें कि आप वाकई जो उनकी अपब्रिंगिंग है वो उनकी कैरियर चॉइसेस पे कोई इफेक्ट होता है या नहीं। ठीक है, या फिर कि हम जो है वो हिस्ट्री में जाके मुख्तलिफ सर्कमस्टांसिस में जो मुख्तलिफ मुल्क हैं उनको दोबारा से आज़ाद करें, हर किसी पे मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करें। तो कुछ चीज़ें इंट्यूटिव होती हैं, लेकिन वो उस तरह से फिर वो टेस्ट नहीं हो सकती, वेरीफाई नहीं हो सकती। हाँ, यानी ये एक अच्छी थ्योरी का एक होना चाहिए कि वो इसलिए कह रहे हैं कि वो वेरीफाई होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जिसको हम दूसरे अल्फाज हैं कि ऑपरेशनलाइज कर सकें। वो थ्योरी जो कंसेप्ट हमें बता रही है, जो चीज़ें हमें बता रही है, हम उन सारी चीज़ों को मेजर कर सकें। ठीक है, हमें वो मेजर करने के बाद हम उसको एक्सपेरिमेंट से किसी तरीके से उसको वेरीफाई कर सकें। कई थ्योरीज ऐसी होंगी जो हमें काफ़ी अच्छी चीज़ें बताएंगी, इंट्यूटिव चीज़ें बताएंगी, लॉजिकल चीज़ें बताएंगी, लेकिन वो हम हिस्ट्री में वापस जाके वो देख नहीं सकते। ठीक है, कि क्या वाकई ऐसे हुआ है। तो जब हम पढ़ेंगे अपनी IR की सीरीज तो उसमें आपको कुछ कुछ ये चीज़ें नज़र आएंगी।